हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं तुम मेरी जिंदगी हो का 33 भाग। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये क्या समझता है अपने आप को? मुझे चीजों को सहेजना नहीं आता। माय फुट। पैसे मेरे बाप के हैं, मैं उड़ा दूं या फिर उसने आग लगा हूं। वह बोलने वाला कौन होता है? इसकी तरह कोई कलयुग में राम पैदा नहीं होता जिसे क्लब थिएटर जैसी चीजों से भी चिढ़ मचती हो। जागृति सीधा घर लौटकर आई थी और उसने गुस्से में अपने कमरे से लेकर दरवाजे से लेकर अपने कमरे तक जाने के बीच में जितने सामान उसके रास्ते में आए थे सबको पटक कर चकनाचूर कर दिया था और अब अपने कमरे में तूफान मचाकर रखा था। जागृति का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके इतने सॉलिड ग्रुप प्लान के बारे में साहिर को पता कैसे चला। जरूर इस अर्जुन का ही कुछ किया धरा होगा। इसी ने साहिर को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। अच्छा खासा इसे उस दिन में रास्ते में मरवा देती, लेकिन वह लड़की चली आई। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? यह अपने आप को साहिर का सबसे वफादार समझता है ना। अगर मैंने इसे साहिर की नजरों में दोषी साबित नहीं किया तो मेरा नाम भी जागृति नहीं। अगर इसका कुछ बिगाड़ न सकी तो इस अर्जुन को तो मैं किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी जिंदगी की उल्टी काउंटडाउन शुरू हो गई है। अर्जुन सिंह राणा। जागृति ने गुस्से में 70 इंच की बड़ी टीवी उठाकर पटकते हुए कहा। ऐसे लग रहा था जैसे कि अर्जुन के 70 टुकड़े कर रही है। मिस्टर सिसोदिया और अमला जी जागृति के पीछे पीछे आए थे, लेकिन जब तक वो लोग दरवाजे पर पहुंचे अंदर का तूफान अपने चरम सीमा पर चुका था। एक के बाद एक कीमती चीजों के टूटने फूटने की आवाज आ रही थी। ये क्या है? दरवाजे टूटे फूटे गिरे हुए शू स्टैंड को देखकर अमला जी ने सिसोदिया जी की तरफ देखा। सिसोदिया ने इनकार में सर हिला दिया। सबसे पहले उसके गुस्से का निशाना दरवाजे पर रखा शू स्टैंड ही बना था। बना तो वो मजबूत लोहे का था, इसलिए बच गया था, पर उसके सारे जूते चप्पल पूरी तरह से दरवाजे पर बिखरे पड़े थे। किसी तरह से इन जूते चप्पल को पैरों से साइड करते हुए इन लोगों ने अंदर जाने का रास्ता बनाया। ड्राइंग रूम की हालत उससे भी खराब थी। टेबल गिरा पड़ा था और कोई भी सोफा अपनी जगह पर नहीं था। रतन, मालिनी, कहां मर गए हो सब? सिसोदिया ने अपने नौकरों को आवाज दी। जब तक नौकरों की तरफ से कोई आवाज आता तब तक एक जोरदार आवाज हुई। आवाज तो ऊपर के कमरे से आ रही है। अमला जी ने ऊपर देखते हुए कहा। ऊपर तो जागृति का कमरा है, सिसोदिया ने जवाब दिया। नौकरों ने एक साथ खड़े होकर अपना सर झुका दिया था। पता नहीं हुकुम सा, बाईसा हुकुम को जाने क्यों आज बहुत तेज गुस्सा आया है। उन्होंने यह सब कुछ किया है, एक ने धीरे से बताया। हम लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी तो उन्होंने सामने टांगी हुई बंदूक उतार ली थी। दिल में डर बैठ सा गया था कि कहीं वह खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, इसलिए हमने उन्हें रोकना छोड़ दिया, मालिनी ने बताया। सिसोदिया सा अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। अमला जी हैरान परेशान सी कभी ऊपर के कमरे की आवाज सुन रही थी तो कभी सिसोदिया का चेहरा देख रही थी। ऐसे कैसे चलेगा सिसोदिया सा? अमला ने कुछ नाराजगी दिखाते हुए पूछा। सिसोदिया ने इनकार में सर हिला दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह लड़की अब गुस्से में अपना ही नुकसान क्यों कर रही है? उधर सत्यम जाकर साहिर के साथ मिल गया है और अब यह भी। अगर हम अपने ही मोहरों से लड़ते रह गए तो दुश्मन हमें मात देकर निकल जाएगा। सिसोदिया की अलग परेशानी थी। आप परेशान मत हो, सत्यम से तो मैं बात कर लूंगी। लग रहा है जैसे कि अमरेंद्र जी ने सत्यम का दिमाग अच्छे से फ्रेश किया है। जैसा बाप वैसा बेटा। फिलहाल तो जागृति को देखती हूं, अमला ने सिसोदिया को समझाते हुए कहा। हां, आप जाकर देखिए, शायद आपकी बात सुन ले, वरना मुझे देखकर तो और गुस्से में भड़क उठेगी। सिसोदिया ने अमला को जागृति के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। आमला जी जागृति के कमरे की तरफ बढ़ गई थीं। तभी सिसोदिया के पैलेस के दरवाजे पर अग्रवाल जिंदल की गाड़ी आकर लगी। दोनों अपने बेटों के साथ भागते हुए यहां आए थे। सिसोदिया सा, ये तो बहुत गजब हो गया। अग्रवाल ने अंदर आने का इंतजार भी नहीं किया, बल्कि दरवाजे से ही चिल्लाते हुए अंदर आ रहा था। अब क्या गजब हो गया? कौन सा पहाड़ गिरा है? सिसोदिया अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोले।
राणा सा ने अर्जुन को हमारी कुंडली खोलने के लिए लगा दिया है। वो सारे मैसेज का ओरिजिन पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की मदद से निकलवा रहा है। अगर गलती से भी मेरे फर्जी सिम का नाम निकल गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। प्रेम सा तो मुझे जिंदा भूसे में भरवा देंगे। अग्रवाल तेजी से अंदर आ रहा था। कुछ कीजिए सिसोदिया सा। प्रेम तो पहले ही मेरे पीछे तो प्रेम भूत की तरह पड़ा हुआ है। अब उसका बेटा तो सीधे गला दबाने वाला है। उसके पीछे पीछे जिंदल दौड़ते भागते अंदर आ रहा था कि दरवाजे पर रखे हुए चप्पल से पर उसका पैर फिसला और सीधा मुंह के बल वहीं फर्श पर गिरा। अरे संभल के! सिसोदिया चिल्लाए। अग्रवाल की पीछे मुड़ा। इन दोनों के चारों बेटे पीछे खड़े थे, लेकिन जिंदल का चेहरा मार्बल के फर्श पर गिरने के कारण अच्छे खासे चोट से सूजकर लाल हो चुका था। अब क्या संभालना है सिसोदिया सा? हमारी तो मति मारी गई थी, जो आपके कहने पर बिना सोचे समझे इस बार भी राणा को चोट देने चले थे। उस वक्त तो बेवकूफों की बेवकूफी के कारण बच गए थे, लेकिन इस बार की मार तो वापस आकर हमारे चेहरे पर लगा है, दुगने चोट के साथ। जिंदल अफसोस से बोला। ऐसा कुछ नहीं होगा जिंदल। साहिर सिंह राणा ने फिर से वही बेवकूफी की है जो कि शमशेर सिंह राणा ने की थी। सिसोदिया कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला। सिसोदिया की बात सुनकर जिंदल और अग्रवाल ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, आज भी राणा का वही पता हमारे हाथ में है, और इस बार तो उसने खुद अपने हाथों से हमें दिया है। बस जरूरत है तो इस बार कदम कुछ फूंक फूंक कर रखने की। सिसोदिया के दिमाग में एक भयंकर प्लानिंग खेल रही थी। स्पेशल नोट: अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं जिंदगी और साहब की जिंदगी पर। प्लीज मेरी बात समझ लीजिए, जिंदगी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन उम्मीद के विपरीत साहिर ने गुस्सा दिखाते हुए अपना हाथ झटके से जिंदगी से छुड़ाया और वापस आकर अपने चेयर पर आकर बैठ गया था। जिंदगी बार बार उसे अपने कदम पीछे खींचने के लिए बोल रही थी और यही चीज साहिर के अंदर चिढ़ मचा रही थी। बेवकूफी की भी हद होती है जिंदगी, साहिर ने अपने रिवॉल्विंग चेयर को टेबल की तरफ घुमाते हुए कहा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो कि लगता है जैसे कि सब कुछ समझती हो, और कभी ऐसी बेवकूफी वाली बात कर देती हो कि सब कुछ कचरे के डिब्बे में चला जाता है। तुम्हारी समझ में भी आ रहा है कि तुम मुझे क्या कह रही हो। तुम मुझे पीछे हटने के लिए बोल रही हो, और यह तो किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं होगा। साहिर की आवाज में उसका गुस्सा झलक आया था। उसने टेबल पर अपने दोनों हाथ रख दिए थे और सर को पकड़कर गुस्से को कंट्रोल करने लगा था। जिंदगी के तो प्राण सूख गए थे। साहिर सच में उसकी बातों से बहुत गुस्से में आ गया था। जिंदगी दौड़ती हुई उसके पास, चेयर के पास नीचे जमीन पर उसके घुटनों के पास बैठ गई थी। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? यह सिसोदिया, अग्रवाल, जिंदल, आप इन लोगों को नहीं जानते। ये बहुत बुरे इंसान हैं। मैंने कई बार सिसोदिया के बारे में पापा सा और प्रेम काको सा को बात करते हुए सुना है। तुम आज मुझे बता रही हो कि सिसोदिया, जिंदल, अग्रवाल यह सब बुरे हैं। उस दिन तुम्हारी बुद्धि क्या घास खाने गई थी, जिस दिन तुम जिंदल के बेटे के साथ मैरिज कोर्ट में शादी करने गई थी? साहिर ने चिढ़ते हुए जिंदगी से पूछा। आप मुझे मेरी बेवकूफी का ताना दे रहे हैं राणा सा? जिंदगी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। मैं तुम्हें कोई ताना नहीं दे रहा, बल्कि मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, पर तुम्हारे जो दिल में आए तुम आराम से समझ सकती हो। जो सच है वह सच है। मैं बस तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। साहिर ने उसे उसकी टोन वापस लौट आते हुए कहा। ठीक है, आपकी सच्चाई का आईना मैंने देख लिया और जान लिया कि मैं बहुत बेवकूफ हूं, और मैं बेवकूफी में इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। मैंने गलती की है तो मैं अपनी गलती मान रही हूं, लेकिन मैं सच्ची कह रही हूं। मुझे उस समय इतना सब कुछ नहीं पता था। ये तो बाद में मुझे प्रेम काकोसा ने बताया, और कुछ मुझे मेरी सहेलियों से पता चला। लेकिन राणा सा, आप तो समझदार हैं ना? आप तो यह सब चीज पहले से जानते हैं। आपको सब चीज पता है तो फिर क्यों आग से खेल रहे हैं? जिंदगी ने साहिर से पूछा। क्योंकि आग से खेलना मेरा शौक जो बन गया है, साहिर ने पलट कर जवाब दिया। तो छोड़ दीजिए यह शौक। प्लीज आप आग से मत खेलिए। मैं आपको किसी भी कीमत पर आग से खेलने नहीं दूंगी। इस आग से मेरा घर जल जाएगा।
सिसोदिया बहुत बुरा इंसान है। अगर उसे किसी पर शक हो जाता है या फिर वह यह समझ लेता है कि वह इंसान उसके रास्ते का कांटा है, तो वह सीधे उस इंसान को मरवाकर उसकी लाश तक गायब कर देता है। जिंदगी साहिर को समझाते हुए बोली। जिंदगी लगातार बोल रही थी और साहिर अपने सर को दोनों हाथों से पकड़े हुए चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, लेकिन वह जिंदगी की तरफ देख भी नहीं रहा था। इसलिए जिंदगी को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही सुनना चाह रहा है। प्लीज राणा सा, छोड़ दीजिए ये जिद। जिस तरह से आज सिसोदिया गुस्से में भरकर गया है ना, मैंने उनका चेहरा देखा था और उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि आज की वह हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित ही कुछ ना कुछ बड़ा सोच रहे हैं। अगर आपको कुछ हुआ ना, तो मैं मर जाऊंगी।